अस्सलाम वालेकुम जी। हाजिर हूँ आज के मंजरनामे के साथ। हमारे साथ शहबाज सरदार शहबाज साहब मौजूद हैं। हमारे साथ आए थे मेरे ख्याल से किस्त नंबर 4 में। शहबाज साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं जी? मैंने तो सारी उस डेट वक्त नोट जो की है। आपकी उम्मीदें थी, या उस वक्त जो आपकी हमदर्दियां थी, या उस वक्त जो आपके ख्यालात थे, हाँ, आप अभी अभी नया नया देख के आए हैं, तो आप जरा बताएं हमें कि अवाम क्या सोच रही है, क्या देख रहे हैं आप। अवाम थोड़ी परेशान है जी। परेशानी है और सबसे ज्यादा परेशानी यही है कि वो जो चेंज जो थी, जो आई थी, वो असल में चेंज नहीं थी। वो ठीक। शायद फ्रेश चेहरे, थोड़े से फ्रेश चेहरे थे, जिसकी वजह से हमें अच्छा फील हुआ था। ठीक। पर प्रॉब्लम ये है कि जब तक माइंडसेट नहीं चेंज होगा तो वो हम लोग उस तरफ तो जा ही नहीं सकते। हम अभी तक अपने इलाके के किसी भी ऐसे फर्द को मुंतखब करेंगे ही नहीं जब हमें पता होगा कि वो खुद छोटे से घर में रहता है, गाड़ी उसके पास सस्ती सी है। हम्म। तो लोगों का माइंडसेट ही उसको इलेक्ट नहीं करेगा। पहले तो उसकी क्रेडिबिलिटी, उसकी एजुकेशन, उसकी बहुत सारे मामलात को तो वो बिल्कुल बाद में देखेंगे। वो बेशक शरीफ होगा, बेशक ऑनेस्ट होगा, पर मुझे नहीं लगता कि ये हमारे इलाके को ये चला सके। और ये एक माइंडसेट हमारा बड़ा बुरा सा है। हम्म। और इसी वजह से मेरे ख्याल से इलेक्टेबल्स जो थे वो उन्हीं को इलेक्ट किया गया था। आए हैं। अच्छा अच्छा एक अच्छा रिजल्ट ये था कि काफी सारे नए चेहरे थे केपीके में, खासतौर ठीक। पे काफी यंग लोग जिनका कोई हिस्ट्री नहीं थी, कोई फैमिली नहीं थी। पर रिजल्ट ओरिएंटेड काम नहीं हो रहा जी। ठीक। और ये एक बहुत बड़ा एक ड्रॉबैक है जो इस गवर्नमेंट का, और हमारी खासतौर पे केपी के गवर्नमेंट में जो हो रहा है कि वो अपने अगले इलेक्शन के लिए ही लड़ रहे हैं। अच्छा। कि अगले इलेक्शन के लिए हमने कौन से ट्रिगर काम करने हैं, ऐसे काम जो कि आखिरी साल में अवाम की कौन सी एकदम नब्ज नजर पे आते हाथ रखना है। हैं। यस। अच्छा। कौन सा ठीक। रोड तैयार कर देना है जो कि बाकी ना भी हो तो ये सामने वाला हो जाएगा, तो हमारी बड़ी वाह वाह हो जानी ठीक। है। ऐसे कुछ काम हो रहे हैं। अगर मैं आपको अपना बताऊं, 2-3 मिनिस्ट्री से पाला पड़ा है। माइनिंग मिनिस्ट्री से इस्तीफा से पाला ठीक। पड़ा मेरा, एजुकेशन मिनिस्ट्री से, और जो हमारी असेंबली की जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स हैं, इन 2-3 से, वो दोस्तों और कुछ कुछ ताल्लुकात की वजह से बैक स्टेज पे काम हो रहा है जी। पर ठीक। वो नजर आने में मुझे लगता है कि 10 से जिस 20 साल तरह जिस तरह उस्मान बुजदार साहब काम कर रहे हैं, जो अभी नजर नहीं आ रहा। हाँ, उस्मान बुजदार साहब तो बेचारे, उनको बताया जा रहा है, उनके टेबल पे रखा जा रहा है कि ये आप काम हो रहा है, ये आप बता दीजिए। उनको तो हम्म। माउथ पीस यूज किया जा रहा है कि आप बेशक बोल दें, क्योंकि उनको उनकी उनकी अंदर पावर जो है वो बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। वो पुलिस की नून कुछ लीग अगर हुकूमत चलाती थी, तो वो मेरे ख्याल से नवाज शरीफ के सिर पर इतना बोझ नहीं था जितना शहबाज शरीफ के सर पर था। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। और पंजाब की है, जैसे आप जानते हैं कि पंजाब तो हम्म। की है। पंजाब सही चल रहा होगा, पूरा मुल्क सही चल रहा हम्म। होगा। पैसा भी जनरेट बहुत ज्यादा करता है, रिसोर्सेज भी बहुत ज्यादा हैं। एक थोड़ी सी मुझे ये तकलीफ इस गवर्नमेंट से है कि इन्हें अभी तक कम से कम 50% काम कर देना चाहिए था दूसरे सूबे का। काम बैक स्टेज पे बहुत कम हुआ है। अभी भी हम्म। पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि हम लोग बड़ी जल्द जो है इस लॉ को ले आएंगे, लॉ पास भी कर लेंगे, पर पीछे बैक स्टेज पे काम ही नहीं हुआ। पता ही हम्म। नहीं है कि दूसरा सूबा बन भी गया तो वो कैसे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स कैसे होगा। तो बहुत हम्म। सारे जो काम है वो हुए नहीं है। ये भी पॉलिटिकली काफी ज्यादा चांसेस है कि ये लोग इस हुकूमत के टेन्योर खत्म होने से पहले बिल पास करवा देंगे एक दूसरे सूबे का, पंजाब में। ठीक। वो करवा देंगे, पर उसका कोई फायदा नहीं होगा। वो एक अच्छी एक एडवर्टाइजमेंट हो जाएगी गवर्नमेंट के लिए। जिस पर तरह एडमिनिस्ट्रेशन चल रही है, उस्मान बुजदार साहब चला रहे हम्म, हैं, क्यों इनको रखा हुआ है, क्यों इनको तब्दील क्यों नहीं कर रहे? उनकी उनकी पर्ची बड़ी स्ट्रांग है जी। अच्छा। पर्ची नहीं कहना चाहिए क्योंकि पर्ची तो नहीं है, पर वो मेरा ये ख्याल है, ये मेरा पर्सनल ख्याल है कि एक स्ट्रांग पर्सनालिटी को पंजाब जैसी जगह पर पावर देकर आप अपनी पार्टी को वीक कर देंगे। क्योंकि हम्म। वो बंदा पॉइंट आउट भी कर देगा, एक स्ट्रांग पर्सनालिटी होगी, वो बहुत सारी चीजों पे अड़ जाएगा।
अगर उसके टेबल पे ये फाइल अपने अंगूठे के नीचे रखने के लिए उस्मान बुज़दार साहब रखे हुए हैं। बिल्कुल, ऑफ कोर्स उसके फाइल सुबह फाइल आएगी डेस्क पे, स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, तो कहेंगे नहीं जी मैंने इस पे वर्क किया हुआ है या मुझे पता है ये तो कंप्लीटली गलत है और मैं ऐसी चीज पे साइन नहीं करूंगा क्योंकि ये ठीक प्रोजेक्ट ही नहीं है, इसकी फिजिबिलिटी गलत है या सही लोगों को एलोकेट नहीं हुआ। तो ऐसी पर्सनालिटी होगी तो फिर तो मसला है, फिर तो गवर्नमेंट ये लोग से नहीं चल सकेगी। इसलिए ऐसे कंट्रोल तो रख सकेंगे लेकिन जो मकसद है वो हाल हो जाएगा। मकसद तैयार कौन कर रहा है? मकसद तो डिलीवरी है, अगर डिलीवरी नहीं कर पाएंगे तो बाकी सारी बातें तो फजूल है किस्म की बातें। डिलीवरी से भी पहले विजन है जी, विजन कौन है? एक पॉलिटिशियन को या एक लीडर को या एक हुक्मरान के पास तो सबसे पहली एक चीज है, वो विजन है उसका। विजन के बगैर तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। उसको विजन होगा, उसके बाद वो स्टेप्स होंगे कि भाई ये मेरा विजन है, ये वाले मैंने इनिशियल स्टेप्स लेने हैं, ये इसका मिडिल स्टेज के स्टेप्स हैं और ये इसकी एग्जीक्यूशन है। तो आपके ख्याल में पूरे पंजाब में इनके पास कोई ऐसा काबिले एतमाद और मेरिट पर पूरा उतरने वाला कोई बंदा है ही नहीं? बिल्कुल हैं जी, काफी सारे बंदे हैं, पर वही बात है कि स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज हैं। फर्क है कि वो अड़ भी सकते हैं, वो आपकी हर फाइल को पास नहीं करेंगे और जितना अड़ेंगे उतना ज्यादा इनकी रुकावटें बनेंगी, वो प्रोजेक्ट्स होंगे नहीं। क्योंकि असल में प्रॉब्लम यही है कि कोई जो भी एजेंडा टेबल पे रख रहा है उसको एतमाद नहीं है। ठीक, उसको एतमाद पर्सनालिटीज पे भी नहीं है, वो पूरी पावर किसी एक पार्टी को भी नहीं देना चाहता, एक शख्स को भी नहीं देना चाहता। वो अपनी सारी स्ट्रिंग्स को अपने हाथ में, इस्लामाबाद से पंजाब को भी चलाना चाह रहे हैं, पंजाब को भी चलाना चाह रहे हैं, बलूचिस्तान को भी चलाना चाह रहे हैं। केपीके और सिंध में थोड़ा सा इशू है क्योंकि वहां पे जो इलाकाई केपीके में रहते, केपीके के खास करके हालात कैसे हैं? केपीके के हालात जी, हालात तो बेहतर है, पर वो फिर भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। महमूद खान साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है कि वो दूसरे बुज़दार हैं या वो कुछ बेहतर शख्सियत के मालिक हैं या उनके पास ज्यादा इख्तियारात हैं बुज़दार साहब से? शख्सियत के बारे में नहीं जानता, इख्तियारात थोड़े से ज्यादा हैं बाकी सूबों से, पर कंसर्न ये कि एक्सपीरियंस कोई नहीं है, कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस नहीं है। अच्छा, एक बात मुझे जो समझ नहीं आई वो ये कि पीटीआई ने जो इलेक्शन जीता है उसमें तासुर तो ये था कि जो केपी की एक कामयाब गवर्नमेंट थी, उसकी वजह से हमें वफाक में भी सीटें मिली हैं, पंजाब में भी सीटें मिली हैं क्योंकि हमने वहां पर एक बेहतर कारकर्दगी दिखाई है। अब ये बात मुझे समझ नहीं आ रही कि जिस बंदे ने आपकी कारकर्दगी बेहतर की थी या जिसने डिलीवर किया था उसको क्यों खुडे लाइन लगा दिया है आपने और उसे एक तरफ कर दिया है और एक बिल्कुल नया बंदा जिसका ना कोई विजन है ना एक्सपीरियंस है, तो ये किस तरह सोच क्या थी इसके पीछे? एग्जैक्टली वही सोच थी जो भी मैं आपको बता रहा था कि किसी भी एक शख्स को आप इतना स्ट्रांग नहीं कर सकते। जैसे आप परवेज खटक साहब की बात कर रहे हैं, उनकी तो लॉबी शदीद यही चल रही थी कि वो फिर से दोबारा से चीफ मिनिस्ट्री की ही पोस्ट लें, पर मेरिट भी बनता था। जैसे अब सिंध में देखिए कि मुराद अली शाह साहब जो वहां पर काम करते थे या जो भी पीपल्स पार्टी का दावा था कि वो अच्छा काम कर रहे हैं, तो उसी के तनाजुर में उन्होंने उसे कंटिन्यू रखा है। बिल्कुल, क्योंकि वो किसी हद तक सिंध गवर्नमेंट जो है वो इंडिपेंडेंट है काफी स्ट्रिंग से, और उसका रीजन ये है कि वो एक तो सो कॉल्ड ऑपोजिशन में है और उनके पास इख्तियारात शोर करने के ज्यादा है। मतलब वो अपोजिशन वैसे भी आसान होती है ना, अपोजिशन में तो आप कुछ भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली, तो वो जरा रेज कर सकते हैं और खदशात भी होते हैं हमारे क्या वर्ड यूज किया जाता है हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में, एस्टेब्लिशमेंट। हमारी एस्टेब्लिशमेंट को भी पता है कि अगर हम ज्यादा फोर्स करके कोई चीज मनवाने की कोशिश करेंगे तो ये फट पड़ेंगे, ज्यादा चाहिए फटने का कि हम किसी तरीके से एक्सपोज कर सकें। तो उनके साथ जरा सा वो कैलकुलेट करके काम कराते हैं। जहां तक आपकी ये जो परवेज खटक साहब की बात है, इनकी फैमिली बड़ी स्ट्रांग है, 10 से 15 तो इनके अपने एमपीए और एमएनएस खानदान के अंदर हैं, सिर्फ भांजे भतीजे बहन भाई।
तो इनकी लॉबी बड़ी स्ट्रांग है, पर दूसरी लॉबी इससे भी ज्यादा स्ट्रांग थी जो कि इनको लेकर आई थी पावर में। हेल्प लेडर के टॉप पे ये चढ़े हुए थे, खाली आखिरी जो अबूर करना था वही हुआ है। वो जो जिसने करवाया तो वो अपनी कुछ बातें उन्होंने मनवानी थी। इसमें बड़ी पार्टी में बड़ा केपीके में पार्टी में बहुत इख्तिलाफ है जी, ये मैं आपको बता सकता हूँ अंदरूनी पीटीआई की। गवर्नर साहब की मैं आपको मिसाल दे सकता हूँ, शाह फरमान साहब हैं, एमपीए इलेक्ट हुए थे पेशावर सिटी से, और बड़े हम्बल बैकग्राउंड्स के बंदे हैं, पर अब माशाल्लाह वो हम्बल नहीं रहे, और इक़्तिदार में आके थोड़े से जो हम्बल होते हैं वो भी नहीं रहते। हाँ, और मतलब ये इसलिए ये ज्यादा शॉकिंग बात इसलिए कि सो कॉल्ड इन पे नजर ज्यादा है। इमरान खान साहब ने अपने बंदों को, और ये इमरान खान के साथ बड़े क्लोज बंदे थे, और ये इमरान खान की सबसे ऊंचा नारा मारने वाले बंदे थे उनकी सारी कैंपेन्स में, जब वो पावर में नहीं थे 2013-10 से लेके ठीक। पर अभी शाह फरमान साहब की हालात ही बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट है। और ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि पर्सनली जान पहचान। अब ये ऐसी चीज है कि हर किसी का एक ग्रुप और परवेज खटक साहब का एक ग्रुप आपस में लड़ रहे हैं, या महमूद खान साहब का ग्रुप लड़ रहा है? नहीं है, महमूद खान साहब जो है वो असल में आतिफ जो है अभी मेरे ख्याल से वफाकी प्रोविंशियल मिनिस्टर भी रहे, अभी वो मिनिस्ट्री में नहीं है। आतिफ साहब का नाम था, बड़ा जोर से गूंज रहा था। प्रॉब्लम ये थी कि परवेज खटक साहब और आतिफ जो है ये चाह रहे थे कि उस खानदान में चीफ मिनिस्ट्री की सीट ना जाए, और आतिफ चाह रहे थे कि इस खानदान में ना जाए। तो अल्टीमेटली उन्होंने महमूद खान, जो कि एक बहुत ज्यादा कोई प्रोमिनेंट कोई शख्सियत नहीं है स्वात की, एक हल्के के अच्छे जाने माने पॉलिटिशियन है, तो उनको देकर इन्होंने इस लड़ाई को खत्म किया ताकि दो पार्टी के बीच में इतनी शदीद लड़ाई ना हो। क्योंकि आतिफ के बंदे को या आतिफ को बना देते तो परवेज खटक साहब अपने 15 सीटों के साथ नाराज होकर बैठ जाते, और इनको बनाते तो आतिफ की भी काफी लॉबी है जिसमें उनके साथ अली कंडापुर और उसका भाई। अब आप जैसे कह रहे हैं कि पंजाब भी वफाक से चल रहा है, इस्लामाबाद से चल रहा है, और महमूद खान साहब जो हैं वो भी इस्लामाबाद से चल रहे हैं, तो कल ये जो हुकूमत की कारकर्दगी है इसका जवाबदेह कौन होगा? महमूद खान साहब जवाबदेह होंगे, उस्मान बुज़दार जवाबदेह होंगे, या ये सारी जिम्मेदारी टोटल जो है वो इमरान खान साहब पर जाएगी? नहीं, इमरान खान साहब, मैं आपको मैं पेशन गोई कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन तो नहीं है पर मैं ये आपको बताऊं कि वो हुकूमत खत्म होने से पहले वो अपनी डिलिबरेटली अपनी बहुत सारी ब्लैक शीप्स को एक्सपोज करेंगे, अच्छा ठीक, पूरी के सामने, और वो निकालेंगे और कहेंगे हाँ जी, इसको ये ताकत और ये कलमदान दिया हुआ था, इसने ये गलती की, यहाँ पे खराबी की, और ये इसकी इनकॉम्पिटेंस थी, इस बेसिस पे मैं इसको निकाल रहा हूँ। वहां से काफी सारा जो बोझ है वो हट के चला जाएगा, और ये करेंगे इनके इसके बगैर, इनके पास कोई चारा नहीं है। जो कि हालांकि मैं किसी भी खास पार्टी और जमात को सपोर्ट नहीं करता, सॉफ्ट कॉर्नर्स हैं हर जगह पे थोड़े थोड़े, पर जो नवाज शरीफ की एक बात ठीक है वो यही है कि हर डिपार्टमेंट में जब रिटायर्ड जनरल या रिटायर्ड कर्नल या आर्मी का एक्स बंदा, इवन फॉरेन ऑफिस के भी सेक्शन ऑफिसर के साथ एक कोई मेजर साहब बैठे हैं जिनको किसी भी छोटा सा नाम डिफरेंट सा लगा के फैंसी सा उनको कलमदान दे दिया गया कि आप डेवलपमेंट, अब फॉरेन ऑफिस में डेवलपमेंट मैनेजर, इसकी कोई तुक समझ नहीं आ रही, और वो कर्नल पता नहीं कौन से कर्नल साहब हैं। उनका मकसद यही है कि आखिर में हर फाइल थ्रू वहां से होके जाती है, बहुत सारी फाइल जो कि बाहर से आती है, तो ब्लेम नवाज शरीफ साहब भी नहीं कर सके कभी भी, अल्टीमेटली वजीर साहब के ऊपर ही कीचड़ उछाला जाता है, जो भी वजीर होते हैं उस डिपार्टमेंट के। तो मेरे ख्याल से जब तक, और इमरान खान साहब ये समझेंगे जब उनका ये वक्त आएगा, और ये आप बता रहा हूँ कि वो भी बोलेंगे, पर बुज़दार साहब भी एग्जैक्टली उन पे डाला जाएगा जी, महमूद खान साहब पे भी डाला जाएगा, उनकी इनकॉम्पिटेंसी पूरी कौम को दिखाई जाएगी इलेक्शन से पहले। इनकी वजह से ये हुआ है इमरान खान की आपकी जो गुफ्तगू से मुझे लग रहा है कि एक खिचड़ी सी है जो पकी हुई है, और उसमें ना समझ आ रही है कि दाल कौन है, और ना समझ आ रही है कि चावल कौन है। और इस खिचड़ी का स्वाद भी कुछ अच्छा नहीं है, अब हम भी मुंह बना रही है इसे खाते खाते।
अगर मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट्स बताऊं तो जो जो टैक्सेशन के मामला हो रहे हैं वो बहुत जरूरी थे और वो हो रहे हैं, क्योंकि अब लोगों को थोड़ी सी परेशानी इस मामले में लगी है। अनअकाउंटेबल पैसा था लोगों के पास, वो थोड़ी सी पॉपुलेशन होगी पर वो अनअकाउंटेबल पैसा था, उसकी वजह से जब वो पैसा आ ही नहीं रहा, जब वो सिर्फ कुछ जेबों में जा रहा है, तो वो अब काफी रेगुलेट हो रहा है, टैक्स लग रहे हैं, आपके अगर बिजनेस है उस पे लग रहे हैं, आपकी प्रॉपर्टीज पे लग रहे हैं, तो उस एंगल से गवर्नमेंट के पॉकेट में अभी फंड्स आएंगे। वो इतनी कसम पुसी की जो हालत पिछले हमारे 10-20 साल में थी, हम अब इतनी बुरी हालत में नहीं होंगे। बिजनेसेस के लिए आसानी कर रहे हैं जी, इंसेंटिव दे रहे हैं, हमारे जिस तरह ये ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं इनके लिए काफी हेल्प कर रहे हैं, हमें काफी रिबेट देने के लिए प्लानिंग हो रही है, मेरे ख्याल से आखिरी स्टेजेस पे है, मेरे ख्याल से नहीं होना है यार। चलें जी शहबाज भाई, बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत हुई और इंशाल्लाह आपसे आइंदा भी बातचीत होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच। विद यू ऑलवेज। ठीक है जी दोस्तों, आपने शहबाज साहब की अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए। इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।